रासायनिक खेती जहर है, जहर है, जहर है। लहराए फसलें खेत खेत में। हम करेंगे जैविक खेती जो पौधों को जीवन देती, सबको सात्विक अन्न मिले, स्वस्थ बने मन खिले खिले। नए युग के लिए नई खेती, यह शाश्वत यौगिक खेती। नमस्कार। शाश्वत यौगिक खेती कार्यक्रम की अगली कड़ी में मैं अमित आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम शाश्वत यौगिक खेती के तरीके सीख रहे हैं, जीवन शैली को परिवर्तित करने के तरीके सीख रहे हैं। किसान, जिसे अन्नदाता कहा जाता है, जो सभी के लिए अन्न उपलब्ध कराता है, दाता होने के बावजूद आर्थिक दृष्टि से आज वो पिछड़ा हुआ है। ऐसा क्यों है? यूं तो हमने हरित क्रांति भी अपनाई, उत्पादन भी बढ़ा, लेकिन फिर भी किसान गरीब का गरीब रहा। आज जब रासायनिक खाद का उपयोग करके, रासायनिक कीटनाशकों का उपयोग करके हमने अपनी फसलों और अपनी ज़मीनों को जहरीला कर दिया है, तो कहीं ना कहीं उसके दुष्परिणाम भी देखने को मिलते हैं। शायद इसीलिए हमें खेती के तरीके में परिवर्तन करने की आवश्यकता है और हम आपके बीच में लेकर के आए हैं शाश्वत यौगिक खेती। इस खेती की आवश्यकता क्यों है, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे। और इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे बीच में पधारे हैं कलोल अहमदाबाद से जिग्नेश भाई। जिग्नेश भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। दोस्तों, जिग्नेश भाई बीकॉम किए हुए हैं, उसके बाद इन्होंने अपना जो पीजी है वो मार्केटिंग और एडवर्टीजमेंट में किया, लेकिन इसके बावजूद कहीं ना कहीं खेती किसानी से कोई प्यार ज़रूर रहा होगा। तो वर्तमान में इफ़को कॉर्डेट में अपनी सेवाएं देते हैं और इफ़को कॉर्डेट में जितने भी प्रशिक्षण कार्यक्रम होते हैं वहां पर आए किसान भाइयों को जैविक खेती और शाश्वत यौगिक खेती की जानकारी देते हैं। आइए इनसे चर्चा करते हैं। जिग्नेश भाई, आप अपने अनुभव के आधार पर, हम आपसे जानना चाहेंगे आपके अनुभव के आधार पर कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में क्यों है आवश्यकता शाश्वत यौगिक खेती की? क्योंकि हमारे देश का एक स्लोगन रहा था कि उत्तम खेती, मध्यवान व्यापार और कनिष्ठ चाकरी जी। मगर समय की चक्र को देखते हुए अभी देखते हैं तो ये पूरा टैगलाइन पूरा उल्टा हो गया है। अभी कोई किसान अपने आप को, अपने बच्चों को ये नहीं कहता कि बच्चे खेती करो, खेती में ध्यान दो। ज़्यादातर किसान जो भी होते हैं वो अपने बच्चों को खेती से अलग करके अभी पढ़ा लिखा करके नौकरी के ऊपर ले जा रहे हैं। वो लोग ये सोचते हैं कि किसान जो खेती करेगा तो उसमें आमदनी कम होगी और दिन प्रतिदिन उसकी गरीबाई मीन्स और बढ़ती जाएगी। इसलिए अभी देखा जाए तो गांव-गांव खाली हो रहे हैं। जो समय के अनुरूप देखा जाए तो पूरा ये परिवर्तन अभी हर किसान मानता है कि ये पूरा टैगलाइन उल्टा हो गया है। जी जी। अपने आप को खेती माना कनिष्ठ बिजनेस वो समझ लेता है। तो ये किसान खुद समझ रहा है या ये सामाजिक ढांचे में जो परिवर्तन आया है, और इस सामाजिक ढांचे में परिवर्तन आने की वजह से जो आर्थिक तंगी किसान ने झेली है कि जो अन्नदाता था उसी के पास पैसा नहीं रहा, इस वजह से है। तो इस असंतुष्टता का कारण क्या हो सकता है? असंतुष्टता का कारण मुख्य ये देखा जाए तो कहीं ना कहीं गलतियाँ उससे हुई हैं। हम जब भी कोई कार्य में देखते कि ऐसी जो उत्तम खेती थी वो कनिष्ठ कैसे बन गई, तो अपने आप से पूछे तो उसका जवाब, स्वयं से पूछेंगे तो उसका जवाब अवश्य मिलेगा कि कहीं ना कहीं गलती हमसे हुई है। देखा जाए तो हरित क्रांति, जैसे आपने बताया, हरित क्रांति तो आ गई। हरित क्रांति में टेक्नोलॉजी बढ़ती गई, नए नए साधने बढ़ते गए, मगर साधनों से हम देखें कि जो भी ट्रैक्टर्स और दूसरे जो साधन से खेती जो कर रहे हैं उससे ज़मीन में रहे हुए बैक्टीरिया धीरे धीरे ख़त्म हो रहे हैं। ओके। दूसरी बात, फार्मर्स जो एक ही जो मीन्स ग्रीष्म ऋतु में, समर में ही मीन्स गहरी खेती मीन्स गहरी से उसकी होनी चाहिए, मगर अभी देखा जाए तो सारी सीजन में वो गहराई से करता है।
ओके। ट्रैक्टर वालों से भी बोलता है कि मैं आपको चाय पिला दूंगा, 100 रुपये ज़्यादा दूंगा और गहरी करो। अब उससे क्या होता है, पूरी मिट्टी का वो रोटेशन होने के कारण जो मिट्टी देखा जाए तो 3 से 4 इंच पौधों को ज़रूरत होती है, उसकी जगह वो हर सीज़न में उतनी गहराई से करने से पूरी मिट्टी उर्वरकता उसकी छुप जाती है। ओके। तो उसको उत्पादन भी कम मिलता है। दूसरी तरफ देखा जाए तो इसके पीछे क्या लालच हो सकता है? लालच माना एक ये भी है, जैसे बोलता है ना, एक ने किया तो दूसरे ने किया। ओके। और ये समझ रहे हैं कि मिट्टी को और गहराई से और करेंगे तो उसकी उर्वरकता बढ़ेगी, मगर ये मेंटालिटी को नहीं समझ पा रहे कि हम जितना गहराई से अभी इजराइल और बाकी जगह पर जो खेती में और आगे बढ़ रहे हैं, उसका मेन रीज़न ये है, वो लोग पहली मीन्स ग्रीष्म ऋतु मीन्स जो समर में ही बहुत गहराई से करते हैं खेत मीन्स मिट्टी को वो ज्यादा जोतते हैं गहरा तक, और बाकी वो आछी खेत मीन्स एकदम हल्की सी करते हैं। जैसे हमारे यहाँ खेतों में पहले बेल से खेती करते थे। जी बिल्कुल। बेल से खेती करने का फायदा ये था कि उसके बेल के जो सींग होते थे उसमें वो एनर्जेटिकल पावर वो अपनी पैर की खड़ी से अंदर जमीन में डालता था, तो वो पावर। दूसरा, जब बैल खेत में चलता था तो उसमें जो बैक्टीरिया होता है, छोटे छोटे बैक्टीरिया, वो उसके पैर में आने से भी मरते नहीं थे। जबकि अभी देखा जाए तो जो ट्रैक्टर से हम कर रहे हैं उसे इतना पावर से जो कर रहे हैं जिसमें बैक्टीरियाज भी खलास हो रहे हैं, हमारी उर्वरकता उसमें खलास हो रही है। यानी कि बैल से जो खेती की जाती थी, जो जुताई की जाती थी, वो बहुत ही वैज्ञानिक थी। जी हाँ। और जो आधुनिक विज्ञान से को मान करके हम ट्रैक्टर से जो जुताई करते हैं वो उल्टा पड़ रहा है, उससे नुकसान हो रहा है। नुकसान हो रहा है, मैं मानता हूं, मगर उसमें जैसे कि आपने ग्रीष्म ऋतु में हम ट्रैक्टर से भले ही करें, मगर बाकी की जो ऋतु में है तो उसमें हम ज्यादातर बैल से करेंगे तो हमें बहुत ही फायदा मिलेगा। दूसरा, हमने क्या किया है, खेत को पूरा नंगा कर देते हैं। उसमें खेत में जो इजराइल और बाकी देशों में क्या करते हैं, जमीन को ढक कर रहते हैं, जिसके कारण उसके अंदर ह्यूमस रहता है और नाइट्रोजन जो पौधों को ज़रूरत है वो उर्वरकता उससे मिलती है, और छोटे छोटे बैक्टीरिया उसमें अच्छी तरह से वो होते हैं। तो इसीलिए उन्होंने मल्चिंग पद्धति भी अपनाई है। मैं एक सवाल पूछना चाहूँगा जिग्नेश भाई आपसे। कृषक देश तो भारत रहा है, किसानों का देश तो भारत रहा है, तो इजराइल और बाकी देशों में ये पद्धति अपनाई जा रही है और हमारे यहाँ नहीं अपनाई जा रही है या विलुप्त हो गई है, इसका कारण क्या है? सही देखा जाए तो हमारे देश में बाह्य परिबलों को देखें और दूसरी कंपटीशन में देखें, लोगों ने पहले किसान रासायनिक खाद यूज़ नहीं करते थे जी। उनको धमका कर, या तो वो लोग जब खेत में ना हो तो उनका पर्सन वो डाल के खेत में डाल देते थे कि देखो हमने, फिर जब अच्छी फसल होती थी बोलते कि कैसे हुआ ये चमत्कार, तो बोलते थे हमने आपके खेत में रासायनिक खाद डाली थी। तो पहले उसको इम्प्लीमेशन नहीं करते थे। अभी क्या हुआ, उसके इतने आधारी बन गए कि उसके खाद ना मिले तो वो अपना जीव त्याग भी कर लेते हैं। रिसेंटली एक केस गुजरात में ऐसा हुआ कि राजकोट के अंदर रासायनिक खाद मीन्स जब पहले मौसम ठीक नहीं था तो बारिश नहीं हो पाई, इसलिए खाद नहीं बिक रहे थे, तो उन्होंने स्टोरेज रखा था। जब बारिश हुई तो इतने फार्मर्स लोग वो खाद लेने के लिए आए, तो किसानों को खाद नहीं मिल रहा था, लंबी लंबी कतारें, तो फिर झगड़ा हो गया, पुलिस को खड़ा कर देना पड़ा। अभी अल्टरनेटिव ऑप्शन लोग ढूंढ रहे हैं, और उसी अल्टरनेटिव ऑप्शन में काफ़ी जो समझदार हैं जिन्होंने इस बात में रखा है, और जिसके आधार पे भी हम देखा जाए शाश्वत योगिक खेती में ये चीज़ें बताई हुई हैं। जी। तो ये जो इजराइल और दूसरे देशों की आप बात कर रहे थे कि जहाँ पर ढक देते थे मिट्टी को जिससे उसमें मॉइस्चर बना रहता था, तो क्या ये पद्धति हमारे यहाँ कभी अपनाई जाती रही है? पहले करते थे हम लोग। जो पहली जो फसल लेते थे, फसल कंप्लीट हो जाने पर उसको काट कर उसी को ही ज़मीन पर रखते थे, तो जिससे ह्यूमस रहता था और हमारी फसल में उत्पादन भी बढ़ता था। अभी क्या करते हैं, ज़्यादातर लोग फसल को काटने के बाद थोड़ा सा भी कुछ कचरा रहा हो तो उसको, उस फसल को भी जला देते हैं। जैसे कपास होता है कॉटन में, और काफ़ी दूसरी फसल में, गेहूं में भी अभी नया मशीन जो आ गया है जिससे खाली ऊपर से दाने ही लेते हैं और ऊपर की फसल रहती है। तो वो लोग सोचते हैं कि ये मजदूरी कौन करे, काटे कौन, उससे अच्छा है कि पूरे खेत में पेट्रोल कुछ चीज़ें ऐसी डालकर उसको जला देते हैं। और जिससे देखा जाए कि अभी रिसेंटली मेरे पास मध्य प्रदेश के फार्मर्स आए थे, उन्होंने ये बात बताई कि हमारे गाँव के गाँव इसके कारण जल गए थे,
और इसीलिए गवर्नमेंट ने इसके ऊपर बैन लगा दिया, और जो भी ऐसी कोई करता है तो सरकार को माध्यम से पता चलता है तो उनको जेल की सजा भी करते हैं इन लोगों को। ओके, मतलब ये होता था कि अगर आग लगा दी तो मिट्टी की सारी नमी उड़ जाएगी और बैक्टीरिया भी सारे नष्ट हो जाएंगे। जी हाँ जी। तो अब जब दूसरे देश इन पद्धतियों को अपना रहे हैं, ये हमारी ही पद्धतियां थी, उन तक पहुंची हुई हैं और हम भूलते जा रहे हैं, तो इसके लिए क्या प्रयास हो रहे हैं कि किसान भाइयों को ये सारी जानकारी पहुंचे? इस कार्यक्रम के माध्यम से तो ये जानकारी हम पहुंचा ही रहे हैं किसान भाइयों तक, लेकिन क्या ऐसे और प्रयास भी हो रहे हैं? जी हाँ, इसके और प्रयास भी हो रहे हैं। और हम अभी देखें तो देश के जो हमारे भावी जो नेता है, उन्होंने भी इस बात को एक्सेप्ट भी कर रहे हैं। देश के वड़ा प्रधान श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी यही बात बताई कि अभी ऑर्गेनिक फार्मिंग की ज़रूरत है। वो अपने देश में नहीं मगर बाहरी देश में जाकर भी इस बात को कह रहे हैं कि हमारे भारत में सिक्किम जैसे स्टेट में लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं। अभी 80 to 90% केरला और बाकी जो हमारा नीचे जो केरला और तमिलनाडु में लोग जैविक खाद की ज़्यादातर यूज़ कर रहे हैं। इसकी अवेयरनेस धीरे धीरे बढ़ रही है और एक समय ऐसा आएगा, जैसे हमने जो स्लोगन पहले बोला, उत्तम खेती मध्यवान व्यापार कनिष्ठ चाकरी, फिर से उस खेती को उत्तम कहलाएगी जब टोटली ऑर्गेनिक हो जाएगी तब। लेकिन पूरी जैविक करनी पड़ेगी। तो अभी जब आप एक किस्सा बता रहे थे कि रासायनिक खाद नहीं मिलने से किसान उग्र हो रहे थे और जीव खाद तक करने लग गए थे, तो इस मानसिकता से किसान किस तरह से ऊपर आता है? आप तो प्रशिक्षण देते हैं किसान भाइयों को, जैविक खेती के बारे में भी बताते हैं, शाश्वत यौगिक खेती के बारे में भी बताते हैं। तो किसान भाई जब उनको तो लगता है कि रासायनिक खाद से और रासायनिक खेती से ही फसल ज़्यादा होगी, जब जैविक खेती की आप प्रशिक्षण देते हैं तो किस तरह के सवाल आपके सामने आते हैं? सवाल पहले लोग समझने के लिए एक्सेप्ट नहीं करते हैं, मगर हम उनको उस बात को आध्यात्मिक रूप से भी और वैज्ञानिक ढंग के माध्यम से उन लोगों को समझाते हैं। जैसे हम देखें, एक बॉल को आप दीवार पर जोर से फेंकेंगे उतनी ही तेज से वो वापस आएगा। जी। सेम उसी पद्धति से हम खेती में जो प्रणालीगत यूज़ कर रहे हैं, जो खाद डाल रहे हैं, जो पेस्टिसाइड दवाइयाँ, जो मीन्स जल्द से जल्द उसको उत्पादन लेना है या बैक्टीरिया को हटाने के लिए कर रहे हैं, जिससे उन लोगों को वो समझ आए कि हम जो पेस्टिसाइड यूज़ करने से हमारा बायो कंट्रोल सिस्टम डैमेज कर रहे हैं और धीरे धीरे तितलियाँ भंवरे सब गायब हो जाएंगे। तो उनको ये भी बताते यही तो आपके मित्र कीटक है, उनको आप खलास यानी उनको समाप्त कर देंगे तो आपकी खेती रहेगी क्या? जी। दूसरी, जो आप जो भी चीज़ों में जो पेस्टिसाइड डालें वो घास चारा आप अपनी गाय को या बैल को खिलाएंगे, जो भी आप, तो वो जानवर को भी दिक्कत हो रही, उनके मिल से भी दिक्कत होती है। अभी रिसेंटली मेरे एक डॉक्टर से मुलाकात हुई, नेचुरोथेरेपी डॉक्टर था, उन्होंने बताया कि दूध पीने से सबसे ज़्यादा रोग होते हैं। अब आप बताइए, जो पूर्वज हमारे लोग हैं वो उनको ये बात बताएंगे तो वो एक्सेप्ट करेंगे? वो बोलेंगे दूध पिएंगे तो आपके पैर चलेंगे, दूध नहीं पिएंगे तो क्या होगा दिक्कत। लेकिन तो यही चीजों से उनको मीन्स दिल से वो टच नहीं होता उस चीज को कि हाँ इसी के कारण ये मेरी खेती, मेरी जमीन ये हो रही है, उसको फिर से मैं कैसे ठीक कर पाऊँ। तो दिल से उनको टच होगा तभी उनके अंदर परिवर्तन देखा जाएगा और उस चीज को वो एक्सेप्ट करते हैं। तो कितना परसेंटेज किसान भाई आपकी बातों से स्वीकृत हो पाते हैं, आपको स्वीकार कर पाते हैं अपनी बातों को, या किस तरह का रिस्पांस देखने को मिलता है आपको? मैंने ज़्यादातर देखा है हर अलग अलग स्टेट से मेरे पास किसान आते हैं, यूपी से, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र से। और ज़्यादातर मैंने किसानों को जब मैं जाता हूँ तो पहले यही सोच कर जाता हूँ कि उनको मैं अपनी ओर से 100% मेरा दूँ जी, और फिर उनका रिस्पांस लूँ। ठीक। तो ये जब समझाने के बाद उनके पास फीडबैक लेता हूँ, साथ ही साथ हमारा पूरा ओवरऑल जो प्रोग्राम होता है उसमें काफ़ी साइंटिस्ट लोग भी आते हैं और उन लोगों के भी फीडबैक बाद में एक फॉर्म भरते हैं। तो वो लोग यही बोलते हैं कि हमें ये बात में बहुत अच्छा लगा, इस बात को और गहराई से हमें जानना है और इसे संक्षिप्त में जानना है और यही माध्यम से ही हम अपनी श्रेष्ठ खेती कर पाएंगे। बाद में वो लोग अपने घर पे जाने के बाद भी कभी भी कोई दिक्कत आती है, चाहे कुछ रोग आ गया, मीन्स पौधों में कुछ और दिक्कत हो गई,
तो वो चीज़ पे डिस्कस करते हैं, साथ ही साथ अपनी घरेलू चीज़ें और अपने जीवन में भी जो परिवर्तन वो देख रहे हैं, जी जी, घर में भी जो खुशहाली देख रहे हैं, उससे वो लोग बहुत प्रभावित होते हैं और बार बार उन लोगों के फोन्स कॉल्स ये सब आते रहते हैं। तो दोस्तों, जैविक खेती और इसमें योग का समावेश ही शाश्वत यौगिक खेती है, और इस खेती के तरीके को अपनाने से ही हम कम लागत में अच्छी फसल पैदावार कर सकते हैं और वापस जो हम अपनी आर्थिक अवस्था से नीचे उतर आए थे उसे वापस पा सकते हैं, उत्कृष्टता की ओर जा सकते हैं, फसल की भी और आर्थिक अवस्था की भी। और हमें अपने बच्चों को खेती से दूर रखने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, नहीं रखनी पड़ेगी, क्योंकि ऐसे भी बच्चों को खेती ही करे, वो इतने खुशी से उस खेत में जाएंगे और खेती ही करेंगे, क्योंकि खेती में प्यार बढ़ेगा। अभी मैंने काफ़ी सारे ऐसे किसानों के अनुभव हैं जो समय के आधार पर नहीं बता पा रहा हूँ, मगर काफ़ी ऐसे किसान हैं जिन लोगों ने बोला कि ये बच्चे देखते हैं कि कम खर्च में कम लागत और उत्पादन ज़्यादा मिल रहा है, तो क्यों ना ऐसी खेती करें जिसमें हमारी हेल्थ से भी कोई छेड़ा नहीं हो रहा, हमारी हेल्थ में भी कोई दिक्कत नहीं हो रही, और हमें पूरे विश्व के जिसमें भी जिसके घर में ये दाना जाएगा उस घर में भी सुख शांति आनंद प्रेम पवित्रता होगी। तो फिर से एक ऐसा देश, एक ऐसी दुनिया बनेगी जिसे गोल्डन एज, स्वर्गीय दुनिया कहते हैं। लोगों के चेहरों में वो रौनक आएगी, वही खुशी, वही प्यार देखा जाएगा और हर घर में सुख शांति आनंद प्रेम पवित्रता बढ़ती रहेगी। वाह। तो दोस्तों, जिग्नेश भाई जो हमें जानकारी दे रहे हैं, ये जानकारी बहुत अहम है, हर प्रदेश के किसान के लिए बहुत अहम जानकारी है, और ये सारे तरीके हमें अपनाने होंगे क्योंकि ये परिवर्तन का युग है, और इन्हीं परिवर्तनों को अपनाकर हम अपनी आर्थिक स्थिति भी ठीक कर सकते हैं। आर्थिक स्थिति कैसे ठीक की जाए, जिस तरह से जिग्नेश भाई ने कहा कि उत्तम खेती, मध्यम व्यापार और कनिष्ठ नौकरी, ये कहावत फिर से एक बार चरितार्थ होने वाली है, तो कैसे होगी, इस विषय पर चर्चा जारी रखेंगे। आज हम जिग्नेश भाई का धन्यवाद करते हैं जो अपना कीमती समय चुरा करके हमारे बीच में आए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी। दोस्तों, जिग्नेश भाई ने जो कुछ भी हमें बताया, इस पर एक अनुभव सुनते हैं। ओम शांति। मेरा नाम डॉक्टर सुधा कांकरिया है। मेरे पति जी का नाम डॉक्टर प्रकाश कांकरिया है। हमारा पूरा परिवार ही आँखों का डॉक्टर है। अहमदनगर में साई सूर्य नेत्र सेवा, पूना में एशियन आई हॉस्पिटल, बॉम्बे में साई दृष्टि, और ऐसे इसमें हमने एक साईबन का भी एक बड़ी ज़मीन विकास का भी हम प्रकल्प करते हैं जिसको साईबन कहते हैं। साईबन जहां हम योगिक खेती करते हैं, उस साईबन को महाराष्ट्र गवर्नमेंट का वनश्री अवार्ड में मिला हुआ है। हम कुछ शिविर लेते थे। एक बार मैं और सुधा ने जाके श्री अन्ना हजारे के गांव में रालेगंज सिद्धि को एक बार शिविर लिया था। पहले बार ही उनको मिले थे और उनका जो काम देखकर हम इतने प्रेरित हो गए कि हमने बोला कि हम भी ऐसा ही करेंगे कि जहाँ कभी कुछ उगता नहीं था वहाँ कुछ उगाने की कोशिश करेंगे। तो MIDC जो इंडस्ट्रियल एरिया है उसके पीछे ऐसी 100 एकड़ पहाड़ी थी जहाँ कई शतकों से उसके अंदर कोई उगावट नहीं हुई थी, कोई उसमें धान पौधा वगैरह कुछ उगता नहीं था। तो पिछले 25 सालों से हम वो, उसका नाम भी हमने साईबन रखा है और कई सालों से हम उसको वहाँ तरह तरह के उपयोग करते हैं, तरह तरह के बीज लगाते हैं, तरह तरह के प्रोडक्शन लेते हैं। झाड़ी लगाई है, अभी वो जंगल हो गया है। और अन्ना हजारे खुद अपने वो साईबन को कम से कम 8-10 बार देख के गए। मोहन धारिया जी जो पूना के वनराई के अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी हमें प्रेरणा दी थी। और उसमें यानी जहाँ कुछ भी नहीं उगता था वहाँ हमने MIDC का वो ये जो पानी है वो MIDC का यूज्ड वाटर जो है वो हम यूज़ करते थे और वो खेती को जो दिया। इसलिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने हमको वनश्री पुरस्कार भी दिया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने इंदिरा गांधी प्रियदर्शिनी पुरस्कार दिया और ऐसे काफ़ी पर्यावरण विषयक काम वहाँ हुआ करते हैं। हमने करीब करीब 4000 बीज करेले के लाए और फिर अहमदनगर ज़िले में की जो हमारी बहन जी है वो आए, उन्होंने दृष्टि दी और उसके बाद में वो पूरा पॉली हाउस में हमने वो बीज को पुराया। इसके पहले हमने पूरे जो हमारा स्टाफ है
करीब करीब 100 का स्टाफ है। सबका राजयोगा 7 डेज का कोर्स हो गया। सभी रोज़ मेडिटेशन करने लगे। मेडिटेशन की बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो गई। सुबह शाम मेडिटेशन होने लगा। और वो योगी खेती में हमने पूरा स्टाफ इकट्ठा बैठ के सुबह और शाम को 2 टाइम मेडिटेशन करने लगा। हम भी वहाँ पे मेडिटेशन करने लगे और पूरे सुबह 6 बजे से लेके शाम को 7 बजे तक रोज़ पूरा 12-13 घंटा गीत वहाँ पे चलते रहे। और इससे बहुत अच्छा प्रोडक्शन भी अच्छा हो गया, क्वालिटी भी बहुत करेले की बहुत अच्छी हो गई। और ख़ासकर डायबिटीज़ के पेशेंट को उसको बहुत फ़ायदा हुआ। जैसे कि उसमें जो वाइटल एनर्जी है, उसमें जो गुणवत्ता है, उसमें जो क्वालिटी हमें मिली है, वो हमें जो क्वांटिटी बहुत ज़्यादा मिली है, इससे इतना बढ़ावा हुआ। और ये खेती में तो बहुत अच्छा परिवर्तन तो हुआ ही हुआ, लेकिन जो राजयोगा मेडिटेशन जो स्टाफ वहाँ पे करता है तो उनमें भी उनके वैयक्तिक पर्सनल लाइफ में भी बहुत अच्छे चेंजेस आने लगे। अभी सभी लोग वहाँ देखने को भी आते हैं और उसका जो परिणाम है वो पहले से जो उगावत थी वो तकरीबन दुगनी हो गई। करेले को क्वालिटी जो मिली वो इतनी अच्छी मिली कि उसके भाव भी तिगने मिले। और ऐसा करके पहले करेले का एक हमने प्रोजेक्ट सक्सेसफुल किया। अभी काफ़ी प्रोजेक्ट्स हम योगिक खेती के माध्यम से कर रहे हैं। वो खेती में 0 मेंटेनेंस रहा, क्योंकि मेंटेनेंस ज़्यादा करने की आवश्यकता ही नहीं लगी, क्योंकि उसमें ऐसा कुछ अनावश्यक जो होता है रोगराई वो बिल्कुल नहीं हुई। तो ज़्यादा से ज़्यादा गोबर का खत है उतना ही खाद, गोबर की खाद जो है उतना ही हमने वहाँ पे यूज़ किया। और बाकी इतनी अच्छी खेती हो गई और स्पेशली डायबिटीज़ के मरीज़ को उसका बहुत फ़ायदा हो गया। और हम अभी इसके आगे टमाटो की भी योगिक खेती कर रहे हैं। जहाँ कभी घास की पत्ती भी नहीं उगती थी वहाँ अभी हम वो पहाड़ी में स्ट्रॉबेरी ग्रो करते हैं। पॉली हाउसेस है जिसमें फ्लोरिकल्चर है, गुलाब के डच रोजेस की पॉली हाउसेस है, जहाँ एंथोरियम, कार्नेशन ऐसे भी फ्लावर्स हम वहाँ ग्रो करते हैं और बाहर एक्सपोर्ट भी करते हैं। तो ये सब जो MIDC का वेस्ट वाटर जो हमने यूज़ किया और ये 100 एकड़ जो ज़मीन थी खाली उसको अभी एक जंगल में बना दिया। काफ़ी स्कूल के ट्रिप्स वगैरह आते हैं, बाकी खेती वाले भी काफ़ी लोग आ जाते हैं देखने के लिए कि ये प्रोजेक्ट कैसा दिखता है या क्या क्या यहाँ हो सकता है। हमारे ये योगिक खेती के में जो परिणाम थे वो काफ़ी अच्छे पहले से साबित हुए। पहले बार ही हम उस योगी खेती के माध्यम से एक डिफ़िकल्ट क्रॉप जिसको करेला है उसको हमने यहाँ ग्रो किया। ये इससे क्वालिटी भी सुधर गई और जो रासायनिक खाद जो लगते थे वो बिल्कुल नहीं लगे। पूरे नेचुरल जो है गोबर और बाकी का जो खेत का जो ये होता है उसका ही उपयोग किया। और योगिक खेती से निश्चित ही अभी जो किसान काफ़ी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में है, उनकी ज़मीन खराब हो चुकी है, बार बार खाद डालने से वहाँ की जो ज़मीन में उपजाऊ कोई दिखता नहीं है। तो ऐसे इसमें ये योगिक खेती का प्रकल्प उन्होंने कोशिश करना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि उनके यहाँ जो अभी तक थोड़ा फेल्योर था, जो अभी तक किसानों को जो जैसा प्रोडक्शन चाहिए था वैसा नहीं मिलते हुए आज बगैर ये रासायनिक खाद की अच्छी उपजाऊ कर सकते हैं, अच्छी क्वालिटी मिल सकती है। तो दोस्तों, आज के कार्यक्रम में हमने जाना कि शाश्वत यौगिक खेती क्यों आवश्यक है, किस तरह से किसान अपनी आर्थिक अवस्था को वापस पुराने ज़माने के जैसे ला सकता है कि जब उत्तम खेती कही जाए, किस तरह से किसान खेती से दूर न रहे, अपने बच्चों को दूर न भेजे, इस अवस्था को वापस लाना है। इस विषय पर चर्चा हुई। इसी विषय पर अगली कड़ी में विस्तार से चर्चा करेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, रखिए अपना बेहतर ख्याल। नमस्कार।